Hello students, welcome back to the channel and welcome to first episode of Forensic Medicine. फर्स्ट एपिसोड में हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, थैलेंटोलॉजी, एस्फिक्सियल डेथ एंड इंजरी। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में 12 मार्क्स के दिए गए हैं, बट एग्जाम में प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलेंटोलॉजी। आप सब जानते हैं लॉजी मीन्स स्टडी, तो साइंस दैट स्टडी डेथ एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट मीन्स थैलेंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम डेथ कब हुई है, डेथ कैसे हुई है और उसके बाद में जो बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब डेथ का पढ़ ही रहे हैं तो पहले जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डेथ मीन्स डेथ की डेफिनेशन होती क्या है। डेथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स भी तीन है इसलिए बोला गया है ट्राइफोड। मीन्स डेथ जो है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल स्टॉपेज है आपके वाइटल ऑर्गन है उनके फंक्शन का। तो वाइटल ऑर्गन है हमारे पास ब्रेन, हार्ट एंड द लंग्स। तो जब तीनों परमानेंटली काम करना बंद कर देते हैं तब क्या होता है, डेथ अकर होता है। अब हम इसकी लीगल डेफिनेशन देखेंगे जो कि आपके आईपीसी सेक्शन 46 से आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आईपीसी सेक्शन 46 में डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयरेंस। मीन्स डेथ मतलब किसी इंसान की लाइफ परमानेंटली खत्म हो जाना, ये हमारे पास आता है आईपीसी की डेफिनेशन में। आईपीसी को हम कैसे लर्न करेंगे, आईपीसी को हम लर्न करेंगे सी डेथ इज कंसिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स। ओके, 5 लेटर्स है इसके अंदर। सो डेथ के अंदर तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 6 पे खत्म करेंगे 46, बट 5 नहीं आता डेथ के अंदर। ओके, 4 क्योंकि ट्राइपॉड इंक्लूडेड है तो 4 आएगा और ट्राइपॉड 3 टू 6 46, ऐसे आइडिया लगा के आप लर्न करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ अकर्स इन 2 फेजेस। अब 2 प्रकार की डेथ होती है हमारे पास, एक होती है सोमैटिक, एक होती है मॉलिक्यूलर। सोमैटिक को हम बोलते हैं क्लिनिकल या फिर सिस्टमिक डेथ। एस से सोमैटिक, एस से सिस्टमिक। ओके, एंड और ये एक्चुअल में क्या होती है हमारे पास, ये क्लिनिकल डेथ होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन है परमानेंटली अपना काम करना बंद कर देते हैं। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से स्टूडेंट्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ओके, सो ब्रेन स्टॉप फंक्शन फर्स्ट, देन सर्कुलेशन स्टॉप, देन रेस्पिरेशन स्टॉप। अगर मानो किसी ने ब्रेन में काम करना बंद किया, अब ब्रेन में तो सारे सिग्नल्स भेजता है, तो ब्रेन ने हार्ट को सिग्नल नहीं भेजा तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, हार्ट ने काम नहीं किया तो जो ब्लड था वो कंप्लीट फ्लो नहीं हो रहा था, तो रेस्पिरेशन भी आपका कंप्लीट बंद हो गया एंड कंसिडर टू द लीगल डेथ, और इसको क्या माना गया, लीगल डेथ माना गया। ओके, और हम पेशेंट को क्लिनिकली डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि डॉक्टर ने क्या चेक करना है, पल्स चेक करनी है, उसकी हार्ट बीट चेक करनी है एंड ब्रीदिंग रेट चेक करना है। तो अगर ये तीनों काम नहीं कर रहे तो क्या हो गया हमारे पास, सोमैटिक डेथ अकर हो चुकी है सिस्टमिक, क्योंकि तीनों ही सिस्टम बंद हुए हैं तो ये क्या हो गया, सिस्टमिक डेथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल मतलब कि सेलुलर। जब आपकी सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है और जब आपके ऑर्गन की डेथ पहले होती है उसके बाद में क्या होती है, सेलुलर डेथ। तो ये पहले होगी सोमैटिक डेथ, उसके बाद में हमारे पास होती है मॉलिक्यूलर डेथ, ये बाद में होती है। ओके, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एंड द टिश्यूज। इंडिविजुअल सेल और टिश्यू की जो डेथ है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर डेथ, अकर्स आफ्टर सोमैटिक डेथ। ये सोमैटिक डेथ के बाद में होती है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल ले, कोई भी इंसान की डेथ हो चुकी है ना, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, स्किन होती है, किडनी होती है और कुछ और टिश्यूज होते हैं जो काफी घंटों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए उन टिश्यूज को क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है वहां से किसी और को ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब हमारे पास आता है वही टाइमिंग। ओके, ब्रेन डाइज फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन की डेथ होती है। तो अगर आपको ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट करना है तो उस ऑर्गन का सर्वाइवल टाइम कितना है और कितनी देर में आप उसको पहुंचा सकते हो दूसरी जगह पे। सी, सबसे पहले ब्रेन डैमेज होता है क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए होती है, तो ब्रेन की डेथ सबसे पहले होती है। ब्रेन एंड नर्व्स 5 मिनट्स, किडनी फॉर द 4 आवर्स, कॉर्निया वी हैव द 6 आवर्स, मसल 6, सीएम से लर्न करेंगे, पीएम 6, कॉर्निया एंड मसल्स वी हैव द 6, और स्किन जो है वो मैक्सिमम जिंदा रहती है, स्किन 24 आवर्स तक, और किडनी जो है हमारे पास 4 घंटों तक। ओके, और ब्रेन और नर्व की सर्वाइवल टाइम सबसे कम है 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल साइन ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ क्या है स्टूडेंट, सेलुलर डेथ। तो फिर उसके एक्सटर्नल साइंस क्या होते हैं, सी
डेथ के बाद में तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। पहला होता है एक्सटर्नल साइंस जो आपको बाहर से दिख रहे हैं। पहला होता है बॉडी की कूलिंग, पोस्टमार्टम कूलिंग। पोस्टमार्टम कूलिंग को हम जो वर्ड बोलते हैं दैट इज द एल्गार मोर्टिस। एल्गार का मतलब क्या होता है? कोल्ड। ओके, सो डेथ के बाद में क्या होता है कि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? बॉडी की कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम लिविडिटी। लिविडिटी से हम कलर को याद रखेंगे, लाइक इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैसिस। जब जो ब्लड होता है वो ग्रेविटी की वजह से बॉडी में नीचे की वाला पार्ट, जैसे आपने इस बॉडी का लेटा रखा है, तो इस बॉडी की इस वाले पार्ट पे कलेक्ट होने लग जाता है। इसी वजह से बॉडी का कलर जो है वो हमारे पास पर्पल या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देता है। सो हम उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम लिविडिटी। ओके, फर्स्ट वी हैव द पोस्टमार्टम कूलिंग, देन वी हैव द पोस्टमार्टम लिविडिटी, देन वी हैव द राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मोर्टिस से आप काफी ज्यादा फैमिलियर है, पहले भी आपने वर्ड सुना होगा, बट ये दोनों टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा न्यू है। राइगर मोर्टिस मीन्स जो मसल्स की स्टिफनेस होती है। एम से मोटिस, एन से मसल। मसल्स जो है वो डेथ के बाद में स्टिफ होने लग जाती है और बॉडी जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि ये एटीपी खत्म होने की वजह से होती है। ओके, सो एक्सटर्नल साइंस हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल साइंस हमारे पास CAR कार लर्न करेंगे। कूलिंग, देन वी हैव कूलिंग के लिए हमारे पास एल्गार मोर्टिस आया है, और एल्गार जैसा वर्ड है हमारे पास राइगर मोर्टिस, और ये पर्पलिश और जो हमारी ब्लूइश लिविडिटी है दैट इज द हाइपोस्टैसिस। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ब्रेन डेथ। अब ब्रेन डेथ कितनी प्रकार की होती है? एक होती है कोर्टिकल डेथ। कोर्टिकल मीन्स सेरिब्रल डेथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेरिब्रल कोर्टेक्स स्टॉप्स वर्किंग। इसमें सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है वो काम करना बंद कर देता है। सो इसमें क्या होगा? सेरिब्रल कोर्टेक्स ने काम करना बंद किया ब्रेन स्टेम की, लेकिन ब्रेन स्टेम जो है वो फंक्शन करता है। सेरिब्रल कोर्टेक्स ने काम करना बंद किया है बट ब्रेन स्टेम इज फंक्शनिंग। पेशेंट्स रिमेन इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अब जो पेशेंट है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहता है। ओके, देखो मीन्स उसकी ब्रीदिंग चल रही है, उसकी ब्रीदिंग भी चल रही है, उसका हार्ट भी काम कर रहा है। ओके, और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर कोज क्या हो सकता है? सेरेब्रल हाइपोक्सिया। मीन्स आपका जो सेरेब्रल पार्ट है उसके पास में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो काम करना बंद कर सकता है। टॉक्सिक कंडीशन हो सकते हैं या फिर डिफ्यूज कॉर्टिकल डैमेज। ओके, सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देगा बट ब्रेन स्टेम कॉर्टेक्स काम करना बंद नहीं कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रेन स्टेम डेथ। अब ब्रेन स्टेम डेथ जो है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ब्रेन स्टेम डेथ, ब्रेन स्टेम डाइज बट cerebellum may remain intact। मीन्स ब्रेन स्टेम की ब्रीदिंग और बेसिक, ब्रेन स्टेम जो होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग और बेसिक रिफ्लेक्सेस जो होता है वो ब्रेन स्टेम ही करता है। अगर ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई तो क्या होगा? ब्रीदिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ब्रेन स्टेम के अंदर आता है मेडुला। आपको पता है कि मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर अवेलेबल होता है। अगर ब्रेन स्टेम की डेथ हुई तो मेडुला ने काम करना बंद किया, काम करना बंद किया तो ब्रीदिंग भी गई, रिफ्लेक्स भी गया, और आपके पास कोमा स्टेज आ जाती है। ओके, तो कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगी, कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होगी और डीप कोमा स्टेज आ जाती है जब ब्रेन स्टेम डेथ होती है। तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, और जो कोई भी रिफ्लेक्स है वो भी एब्सेंट रहेगा। लीगल डेथ इन इंडिया, यही हमारे पास पॉइंट है इंडिया के अंदर लीगल डेथ का। ओके, सो इसके अंदर क्या है? ब्रेन स्टेम मीन्स विद स्टॉपिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल ब्रेन डेथ। होल ब्रेन डेथ मतलब कंप्लीट, जहां पे आपका कोर्टिकल पार्ट भी डेथ हो रहा है और ब्रेन स्टेम की भी डेथ हो रही है, जब दोनों ने परमानेंटली काम करना बंद कर दिया है। अब जब ब्रेन ही डेथ हो गया मतलब अब कोई भी आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रिकवरी की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्वर्ड्स क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ। अब इसके अंदर आपको 8 नोज लर्न करने हैं। मीन हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने क्या माना है ब्रेन स्टेम डेथ के लिए या फिर ब्रेन डेथ के लिए? तो ब्रेन डेथ के लिए उन्होंने माना है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। ब्रेन से ही तो आप रिस्पॉन्स देते हो, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई भी ब्रीदिंग नहीं होगी क्योंकि सेंटर से काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नहीं होगा, कोरोनल नहीं होगा, ऑक्यूलर रिफ्लेक्स नहीं होगा, एंड नो ग्रिमेस, नो गैग रिफ्लेक्स एंड फ्लैट ईईजी। अगर ये सब एब्सेंट होते हैं तो ब्रेन डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एपनिया टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है एपनिया टेस्ट। एपनिया टेस्ट क्या होता है? इसका पर्पस होता है हमारे पास टू कन्फर्म एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। एपनिया मतलब ये जो है आपके ब्रीदिंग से रिलेटेड है वर्ड, तो
ये देखना कि पेशेंट खुद से ब्रीदिंग कर रहा है या फिर नहीं। ओके, इसका प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लाया जाता है। ओके, और पेशेंट को 100% ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है 10 मिनट्स के लिए। फिर वेंटिलेटर से उसे 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि CO2 शुड राइज टू अबाउट 50 mm of Hg if no if still no breathing ब्रेन स्टेम डेथ। मीन्स देखो, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पहले तो वेंटिलेटर पे लाके उसे ऑक्सीजन दिया, फिर वेंटिलेटर को रिमूव कर दिया, फिर हम करते हैं ऑब्जर्व। अगर पेशेंट खुद से सांस नहीं लेता, एक बार तो ऑक्सीजन दिया, फिर उसको किया डिस्कनेक्ट, और फिर से हमने देखा कि पेशेंट अगर खुद से सांस नहीं ले रहा है तो ब्रेन स्टेम की डेथ हो चुकी है। ओके, तो एपनिया टेस्ट से पहले क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। ओके, देखो, अगर ये कंडीशन पहले ट्रीट करनी पड़ती हैं एपनिया टेस्ट से पहले, आपको हाइपोथर्मिया अगर है या फिर ड्रग कोमा है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो ये कंडीशंस भी आपको पहले ट्रीट करनी होती है। नहीं तो एपनिया टेस्ट क्या होता है, ब्रीदिंग का टेस्ट होता है, और आपको पता है कि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक रहेगा या फिर हाइपोथर्मिया रहेगा तो ब्रीदिंग तो वैसे ही उसकी कम चल रही है, मतलब इस कंडीशन में भी तो आपकी ब्रीदिंग कम देखने को मिल सकती है। तो पहले आपको ये क्योर करना होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन रिट्राइवल टाइम। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑर्गन का रिट्राइवल टाइम। देखो, डेथ के बाद में ऑर्गन्स कितनी देर तक हम ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा था कि कितनी देर में हम उसे कितनी देर तक उसका सर्वाइवल टाइम होता है डेथ के बाद में, ब्रेन डेथ के बाद में कौन सा ऑर्गन कितने टाइम तक सर्वाइव करता है। और अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन कितनी देर तक हम उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ओके, लंग्स और किडनी, लंग्स और लीवर है हमारे पास, जो 15 मिनट्स तक हम उसे उसके अंदर से ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। किडनी 45 मिनट्स, हार्ट 1 आवर, एक ही दिन होता है, ऐसे करके लर्न करेंगे, हार्ट फॉर द 1 आवर। एंड कॉर्निया, 2 कॉर्निया होते हैं तो 2 आवर। बोन्स, बोन्स हमारे पास जो है वो 6 आवर्स। एंड स्किन एंड द ब्लड वेसल्स, स्किन का जो जिंदा रहने का टाइम था वो भी 24 आवर ही था। ओके, ये होता है 24 आवर। आपको अच्छे से लर्न करना है लंग एंड द लीवर फॉर द 15 मिनट्स। अब उसके 15 मिनट्स आप 1 मिनट में, 1 घंटे में से कम करोगे तो किडनी को आपको 45 मिनट में निकालना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ डेथ, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो मोड ऑफ डेथ, फर्स्ट वी हैव द सिनकोप, मीन्स हार्ट फेलियर। सिनकोप के अंदर क्या होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन सिनकोप होती है। एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया के अंदर, एस्फेक्सिया मीन्स कि आपको सांस नहीं आ रही है ठीक से, रेस्पिरेटरी फेलियर। कोमा, ब्रेन फेलियर, ये होते हैं हमारे पास 3 मोड ऑफ डेथ। अब हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ डेथ। मैकेनिज्म ऑफ डेथ के अंदर हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लीडिंग टू डेथ। अब मैकेनिज्म ऑफ डेथ मतलब डेथ कैसे होती है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर डेथ, मतलब ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से डेथ हो रही है बॉडी के अंदर। वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं, एक हो सकता है हिमोरेज, एक हो सकता है सेप्टिसीमिया, लाइक आपके पास कोई भी इंफेक्शन आ गया, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मीन्स बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस हुई है वो होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ डेथ। अब एक था मोड ऑफ डेथ। देखो, ये 3 चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना है, मोड ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ और कोज ऑफ डेथ। मीन्स मोड ऑफ डेथ किसकी वजह से हुई है, आपको सिंकोप हुआ होगा, हार्ट फेलियर हुआ होगा तो आपकी डेथ हो गई, ठीक है। और मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि मैकेनिज्म क्या है, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, मतलब कि अगर उसकी मोड ऐसा है तो उसके अंदर भी क्या चीज हुई है। मैकेनिज्म ऑफ डेथ, हेमोरेज, सेप्टिसीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कोज ऑफ डेथ मीन्स उसका कोज क्या रहा है, क्या कोई उसके अंदर डिजीज थी या फिर कोई इंजरी थी। ओके, कोज, कारण क्या है डेथ का, ठीक है। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन और गनशॉट इंजरी, कैंसर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड, मैकेनिज्म और कोज, तीनों को अच्छे से समझना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनर ऑफ डेथ। मैनर, मैनर मीन्स हाउ, मैनर मतलब हाउ। ओके, तो हाउ डेथ अकर, हाउ मतलब कैसे हुई है, नेचुरल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है या फिर एक्सीडेंटल है। ओके, सो हम इसको निशा से लर्न करेंगे, ठीक है। मैनर ऑफ डेथ को, मैनर ऑफ डेथ मीन्स मैनर नहीं है निशा के अंदर, ऐसे ट्रिक बनाएंगे जहाँ पे हमारे पास नेचुरल, सुसाइडल, होमिसाइडल और द
एक्सीडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ सर्टिफिकेट। इट इज इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही इसको इश्यू कर सकता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? अंडरलाइन कोज, क्या कोज था, इमीडिएट कोज, इंटरमीडिएट कोज एंड मैकेनिज्म ऑफ डेथ। मीन्स अंडरलाइन कोज, ओरिजिनल डिजीज जिसने डेथ की चेन स्टार्ट की, जैसे कि हाइपोटेंशन। ओके, बहुत टाइम से हाइपोटेंशन रह रहा था, बीपी ऊपर जा ही नहीं रहा था, तो इसने स्टार्ट किया। एंड इमीडिएट कोज, इमीडिएट कोज मीन्स लास्ट इवेंट बिफोर डेथ, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट आया, इमीडिएट मतलब तुरंत डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, जैसे कि हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट तो फेल हुआ था बट उसे बचाने की कोशिश की गई थी। और मैकेनिज्म आप जानते ही हो, मैकेनिज्म से आपको एक ही वर्ड लर्न करना है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट आप मान सकते हो मैकेनिज्म के अंदर। अब mechanism of death like cardiac arrest, respiratory arrest should not be written as the underlying cause of death. मीन्स कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट को अंडरलाइन कोज नहीं लिखते हैं क्योंकि ये मैकेनिज्म होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ये मैकेनिज्म होते हैं। अब आपको पता है कि एक आता है हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट के अंदर ये जो है अंडरलाइन कोज जिसने चेन को स्टार्ट किया, इमीडिएट कोज जो कि फाइनल कॉम्प्लिकेशन है, इंटरमीडिएट क्योंकि डिजीज और रिजल्ट के बीच की कंडीशन है, मैकेनिज्म मीन्स जो फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट है। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट था पेज। यहाँ पे एक स्लाइड के अंदर ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने लीव कर दिए थे। डिफरेंस दोनों के अंदर, सोमैटिक और मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर। सोमैटिक आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? ये क्लिनिकल डेथ होती है, ये सिस्टमिक डेथ होती है। ओके, तो वाइटल ऑर्गन का स्टॉपेज होगा। मॉलिक्यूलर हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल? सेल के। सेलुलर डेथ, सेल टिश्यू डाइज। पहले सोमैटिक डेथ होती है, उसके बाद में हमारे पास मॉलिक्यूलर डेथ होती है। मसल स्टॉप, जैसे सोमैटिक डेथ होगी वैसे मसल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, बट मॉलिक्यूलर डेथ में नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सॉरी, सोमैटिक डेथ में जो है हमारे पास मसल जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि अभी तक 3 ही ऑर्गन की डेथ हुई है और इसके अंदर सारी सेल्स की डेथ हो चुकी है, तो कोई भी स्टिमुलस नहीं जाता है। कैन रिजेंबल सस्पेंडेड एनिमेशन और द कोमा। आपको लगेगा कि एक कोमा जैसी स्टेज है सोमैटिक डेथ, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर आपके पास एल्गार मींस बॉडी की कूलिंग, राइगर मतलब स्टिफनेस, हाइपोस्टासिस मतलब कि डिसकलरेशन है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब एक बार मोड ऑफ डेथ का अच्छे से रिविजन करो कि सिनकोप जो होता है वो सिनकोप मतलब हार्ट अफेक्ट होगा, हार्ट फेलियर होगा। एस्फेक्सिया मोड ऑफ डेथ। ओके, मोड क्या है डेथ का? एस्फेक्सिया में लंग अफेक्ट होंगे इसलिए रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, और कोमा के अंदर हमारे पास ब्रेन अफेक्ट हुआ इसलिए ब्रेन फेलियर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे एक ही आईपीसी को हमने लर्न किया है, दैट इज द 46, जो कि डेथ को डिफाइन करती है। डेथ के अंदर आते हैं 5 शब्द, लेकिन हमने क्या किया था कि डेथ को 3 और 6 से रिलेट करके छोड़ दिया था 46 से। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेथ सर्टिफिकेट। हमने इसको देखा था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा इशू किया जाता है, और इसके अंदर 4 चीजें मेंशन की जाती हैं, अंडरलाइन कोज, इंटरमीडिएट कोज, इमीडिएट कोज, और जो इसके मैनर ऑफ डेथ था मतलब जो अदर सिग्निफिकेंट केसेस थे। ओके, सो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि एक नोट भी हमने देखा था कि कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर जो हम डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं करते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द सस्पेंडेड एनिमेशन। अब सस्पेंडेड एनिमेशन, जब हमने डेथ के बारे में बात किया था तो हमने बोला था कि ये सस्पेंडेड एनिमेशन या फिर कोमा जैसा भी दिखता है, तो उसी को अब हम स्टडी करेंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। आपको पता है सस्पेंशन, सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए परमानेंटली वैसा ही रह जाना। मींस ए टेम्परेरी कंडीशन इन विच द वाइटल साइंस बिकम एक्सट्रीमली वीक एंड आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मेकिंग द पर्सन अपीयर डेड। मींस ये इसके अंदर क्या होता है कि वाइटल साइंस जो आपके हैं, वाइटल साइंस में जो आपके वाइटल ऑर्गन थे, 3 हमारे पास वाइटल ऑर्गन थे, तो जो उनके साइंस है लाइक पल्स, रेस्पिरेशन और द हार्ट बीट इतने स्लो हो जाते हैं कि उनको डिटेक्ट ही हम नहीं कर पाते हैं और ना ही वो हमसे डिटेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर क्या लगता है कि डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट जो है वो
पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन पेशेंट क्या होता है, अलाइव होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में कि अरे वो तो उसकी तो डेथ हो गई थी, वो तो मर गया था, उसके बाद में वो जिंदा हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया लेकिन फिर भी वो जिंदा रह गया। तो स्टूडेंट्स वो इसी केस के अंदर आपको सुनने को मिलता है, वो कोई मिथ है। ओके, देखो सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है, वॉलेंट्री होता है और इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मीन्स जो खुद से किया जाता है, लाइक आप योगा और मेडिटेशन करके आप कर सकते हो ऐसे, किसी को लगता है कि आपकी डेथ हो चुकी है। इनवॉलेंट्री तो ऐसे होता है जैसे कि कोई भी डिजीज हो या फिर एक्सीडेंट हो, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, लाइक ड्राउनिंग के अंदर और हैंगिंग के अंदर, हाइपोथर्मिया, हेड इंजरी और न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर भी ये देखने को मिलता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिवेंट रॉन्ग डिस्कलरेशन, रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ डेथ मीन्स लाइक अगर डॉक्टर बिना चेक किए डेथ डिक्लेयर कर दे और पेशेंट बाद में जिंदा निकल आए तो ये बहुत बड़ा लीगल इशू हो सकता है। पेशेंट शुड ऑलवेज बी एग्जामिन्ड केयरफुली बिफोर सर्टिफिकेशन, इसलिए पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले। उसके बाद में हमारे पास आता है हिस्टोरिकल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेथ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको एज इट इज इन टेस्ट को लर्न करना है। ओके, सी सबसे पहले हमारे पास आती है दो कैटेगरीज, एक टेस्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन के लिए, एक टेस्ट करते हैं हम सर्कुलेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन के लिए देखो कोई फीडर टेस्ट है, तो फीडर को अगर आप नोज के पास में लेके जाओगे तो फीडर अगर मूव नहीं करेगा तो आपकी डेथ हो चुकी है। देखो रेस्पिरेशन में एक आता है फीडर टेस्ट, एक आता है मिरर टेस्ट, एक आता है विंस्लो टेस्ट। ओके ओके, FMW, FMG होता है जैसे एमबीबीएस के लिए, वैसे हम FMW लर्न करेंगे। फिडर टेस्ट, मिरर टेस्ट, लाइक आप कोई भी नोज के पास में या फिर माउथ के पास में मिरर को लेके गए तो उसके ऊपर कुछ फोग नहीं आया तो क्या हो गया, ब्रीदिंग टेस्ट, मिरर टेस्ट। ओके, विंस्लो टेस्ट क्या होता है, विंस्लो के अंदर आप क्या करते हो, एक जो आपकी जो पेशेंट की चेस्ट है उसके ऊपर एक वाटर के बॉल को रखते हो, अगर वो वाटर जो है वो मूव नहीं करता तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। ओके, और डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेशन के लिए, फर्स्ट हमारे पास आता है मैग्नस टेस्ट। मैग्नस मीन्स आप फिंगर को जब जोर से टाई करते हो, मीन्स फिंगर के ऊपर आप कोई कुछ भी थ्रेड वगैरह टाई करते हो तो नो ब्लूइश डिस्कलरेशन आफ्टर टाइंग फिंगर मीन्स जब आप नॉर्मली आप बचपन में भी करते हो, फिंगर के ऊपर कोई भी धागा बांध देते हो तो यहाँ से वो ब्लू ब्लू आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं हुआ तो मैग्नस टेस्ट कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायफनेस टेस्ट मीन्स नो ट्रांस इल्यूमिनेशन, मीन्स लाइट पास करते हैं तो ब्लड फ्लो चेक करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा तो टेस्ट कंफर्म हो गया। प्रेशर टेस्ट, प्रेशर मीन्स नो कलर चेंज ऑन प्रेसिंग स्किन, आप जब स्किन को प्रेस करते हो तो आपको देखने को मिलता होगा रेड रेड वहां से स्किन हो जाती है, लेकिन यहाँ से कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कोई भी प्रेशर टेस्ट आपका कंफर्म हो जाता है। आई कार्ड टेस्ट, आई कार्ड टेस्ट में क्या होता है कि फ्लोरोसेंट डाई लेते हैं और उसे हम फ्लोरोसेंट डाई से हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, सर्कुलेशन के लिए किया मैग्नस टेस्ट और एमपी में हमने क्या किया, देखो मैग्नस टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, एमपी में हमने आईडी लगाई, एमपी में हमने आईडी लगाई, आई कार्ड टेस्ट और डेफनेस टेस्ट। ओके, और ये था हमारे पास FMW, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। अब हमारे पास आते हैं साइंस ऑफ डेथ, जिसमें लास्ट ईयर PYQ भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। साइंस ऑफ डेथ मीन्स डेथ के बाद बॉडी में 3 चेंज आपको देखने को मिलते हैं, जो चेंज देखने को मिलते हैं वो 3 स्टेजेस में देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो जो पहली स्टेज है हमारे पास दैट इज द इमीडिएट मीन्स तुरंत आपकी डेथ हुई, और जो तुरंत आपको जो देखने को मिलेगा बॉडी में दैट इज द इमीडिएट। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है अर्ली चेंज, और अर्ली मतलब थोड़ी देर बाद, और लेट क्या होता है, लेट हमारे पास बहुत देर बाद। ओके, सो इमीडिएट के अंदर मतलब जो तुरंत आपको देखने को मिलेगा, तुरंत मतलब आप क्या चेक करते हो, किसी भी डेथ पर्सन कि आप क्या चेक करते हो, सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करते हो, भाई उसे सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, उसे कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो कुछ मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपकी उसकी आईज चेक करते हो। आईज में आप क्या देखते हो, प्यूपिल का डायलेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास आता है अर्ली चेंज। अर्ली चेंज में ई से अर्ली, ई से आई से हम स्टार्ट करेंगे। अर्ली चेंज वी हैव द आई चेंज, तुरंत मतलब थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, उसके आई का जो है वो कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। रेटिनल चेंज, प्राइमरी प्लेसिडिटी,
एल्गार मोर्टिस, लाइवर मोर्टिस एंड द राइगर मोर्टिस। ये सारे मोर्टिस वाले आपके पास अर्ली चेंज के अंदर आते हैं। लेट चेंज के अंदर क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसेरा फॉर्मेशन एंड द मम्मिफिकेशन। अब हम इन सारे चेंजेस को एक एक करके स्टडी करते हैं। हमने देखे 3 साइन ऑफ डेथ होते हैं, इमीडिएट, अर्ली और लेट। अब लेट में आखिरी में क्या आता है? आखिरी में आती है पैम, मतलब कि प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसेरे और मम्मिफिकेशन। ओके। और अर्ली के अंदर हमारे पास क्या होता है? अर्ली को हम ई से अर्ली, ई से आई का चेंज स्टार्ट करेंगे, फिर ई से आर से हमारे पास होता है रेटिनल चेंज, और रेटिनल के बाद में आता है प्राइमरी फ्लैसिडिटी। ए से हमारे पास आता है एल्गार मोर्टिस, एल से हमारे पास आता है लाइवर मोर्टिस, और एक और आर से हमारे पास आता है राइगर मोर्टिस। ओके। इमीडिएट के हमारे पास आपको लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है क्या क्या होता है। अब देखो, अर्ली चेंज के अंदर सबसे पहले आता है आई चेंज आफ्टर डेथ। अब आई के अंदर आपको कैसे चेंज देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ कॉर्नियल लस्टर, जो कोर्निया की जो शाइन थी, लस्टर में जो शाइन थी वो खत्म हो चुकी है स्टूडेंट्स। ओके। अब शाइन चली गई तो कोर्निया कैसा हो गया? ओपेक हो गया, और ओपेक होने के बाद में फॉल इन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, और जो आपका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर था, मीन्स जो आई थी आपको स्टिफ स्टिफ लग रही थी, अब वो आपको सॉफ्ट लगने में लगेगी। ओके, आई आपको सॉफ्ट लगेगी। और पैचे नॉइली मीन्स ब्लैक डिस्कलरेशन, आपको जो ब्लैक ब्लैक डिस्कलरेशन देख रहे हैं ना। ओके, सो ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ एक्सपोज स्क्लेरा ड्यू टू ड्राइंग मीन्स अगर आईलिड अगर आप खुली रखेंगे तो उसका कुछ एक्सपोजर होगा एयर के साथ में, लाइट के साथ में, तो स्क्लेरा क्या होगा? आपको ड्राई फील हो जाता है। ओके, और ये ब्लैक स्ट्रिप बनने लग जाती है, जो आप देख सकते हो। इसी को हम ये फिनोमेना कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेटिनल चेंजेस। रेटिना के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? रेटिनल के अंदर क्या होता है कि रेल रोड ट्रैकिंग। अब देखो, मीन्स डेथ के 10 से 15 सेकंड के बाद में रेटिनल ब्लड वेसल्स अपीयर एज सेगमेंटेड लाइन। ये जो रेटिनल ब्लड वेसल्स आपको सेगमेंटेड लाइन की तरह आपको दिख रही है, मतलब ये लाइन की तरह आपको दिखने लग जाती है। और जो रेटिना है वो कैसा होने लग जाता है? पेल होने लग जाता है। कैसा होने लग जाता है? आपको पेल, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको येलोइश दिख रहा होगा, तो पेल होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ऑप्टिक डिस्क है वो हैवी होने लग जाती है, मतलब ऑप्टिक डिस्क हैवी मीन्स थोड़ी थोड़ी धुंधली। ओके, सो ये 6 से 8 घंटे के बाद में होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारे पास आता है एल्गार मोर्टिस। ये सारे क्या है? हमारे पास अर्ली साइन ऑफ डेथ है। तो अर्ली साइन ऑफ डेथ में हमने सबसे पहले पढ़ा आई का कलर चेंज, रेटिनल चेंज, और अब आ रहा है हमारे पास एल्गार मोर्टिस। एल्गार का आपको पहले से ही मैंने आपको वर्ड समझा दिया था। एल्गार का मतलब होता है कोल्ड। ओके, सो कूलिंग, पोस्टमार्टम कूलिंग जो होती है वो हमारे पास होती है एल्गार मोर्टिस। कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, इट इज द अर्लीस्ट पोस्टमार्टम चेंज। ये क्या होती है? कूलिंग। अब देखो, इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे आप टाइम आफ्टर डेथ को प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पे बॉडी टेम्परेचर को प्लॉट किया है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी आपको 3 फेजेस देखने को मिल रही है। ये है 3 फेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सबसे पहले जो इनिशियल प्लेटू है, मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ज्यादा आपको कोल्डनेस नहीं देखने को मिलती है, लिटिल चेंजेस इन टेम्परेचर, जो कि 3 से 4 घंटे तक रहता है। अभी जो आपको स्लोप देखने को मिल रहा है, स्लोप स्लोप देखो, जल्दी जल्दी फॉल हो रहा है, तो रैपिड फॉल इन टेम्परेचर। और फाइनली जो है वो फ्लैट होता दिख रहा है आपको एक कर्व। तो फ्लैट होता दिखेगा, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। ओके, सो मेजरिंग टेम्परेचर जो है वो कहाँ कहाँ से आपने मेजर करने हैं? बेस्ट साइड आपके पास रेक्टम है, और अदर साइड आपके पास लीवर, एक्सिला, डीप नेजल कैविटी या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से भी आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने लर्न करना है। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे पेपर में, तभी स्टूडेंट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर 10th का एक ही पेपर होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करना है। देखो, टाइम ऑफ डेथ निकालने के लिए नॉर्मल जो आपका बॉडी टेम्परेचर है माइनस रेक्टल टेम्परेचर। नॉर्मल आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो भी रहता है फ़ारेनहाइट में 37 38 के आसपास, 37 के आसपास, और 96 पॉइंट समथिंग सेल्सियस, तो उसको हमने माइनस करना है रेक्टल टेम्परेचर से। ओके, तो उसके अपॉन में हम लिखेंगे रेट ऑफ कूलिंग पर आवर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कूलिंग। कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं कूलिंग को? आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ,
और बॉडी का बिल्डअप कैसा है, अमाउंट ऑफ फैट कितना है बॉडी के अंदर, एयर सर्कुलेशन, क्लोथिंग एंड द कवरिंग। नेक्स्ट वी हैव कैलोरीसिटी। कैलोरीसिटी से आप काफी ज्यादा फैमिलियर है क्योंकि आपने कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है। कैलोरीसिटी मतलब कि टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन पर हम देखेंगे टेम्परेरी हीट इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में जो टेम्परेरी एक बार सडन जो चेंज होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर का, वो होता है कैलोरीसिटी। अब ये कैसे हो सकता है? सनस्ट्रोक, टिटनस, एंसेफेलाइटिस और स्ट्रिग्निन पॉइजन, जो हमारी कुचला की जो पॉइजनिंग होती है उसके अंदर सेप्टिसीमिया, थायराइड, सॉरी टाइफॉइड और मेनिंजाइटिस के अंदर आपको पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी देखने को मिलता है। मीन्स अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपको एक बार बॉडी का टेम्परेचर आपको रीड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलगार मॉर्टिस की जो है इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक साइन ऑफ डेथ है। ये हमें बताता है कि डेथ कब हुई थी और कोल्ड डिलेज डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। और आपको पता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम के बाद में या फिर किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद हम तुरंत उसका लास्ट राइट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ टाइम तक हम उस बॉडी को प्रिजर्व करते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उसके अंदर भी हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है इसका। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव द लाइवर मोटिस। लाइवर मीन अपने लाइवर को कलर से करना था, तो हाइपोस्टासिस आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ये इसके अंदर हाइपोस्टासिस आपको देखने को मिलेगा। पर्पल रेड डिस्कलरेशन ड्यू टू द सेटलिंग ऑफ द ब्लड बाय द ग्रेविटी आफ्टर सर्कुलेशन स्टॉप। डेथ होगी, डेथ के बाद में सर्कुलेशन स्टॉप होगा, सर्कुलेशन स्टॉप होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो ब्लड है वो आपकी बॉडी की जिस भी साइड में आपने उसको बॉडी को लिटा रखा है उसी साइड में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। टाइम ऑफ अपीयरेंस स्टार्ट्स 30 मिनट और द 2 आवर्स आफ्टर डेथ। 30 मिनट 2 घंटे के आसपास ये स्टार्ट होता है और फिक्स हो जाता है 6 आवर्स तक। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सुपाइन पोजीशन के अंदर आप ऐसे लिटा देंगे उसे सुपाइन के अंदर तो बैक ऑफ बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा, और प्रोन पोजीशन के अंदर फ्रंट बॉडी के अंदर, और हैंगिंग के अंदर आपको हैंड, लेग, लोअर फेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव पोस्टमार्टम हाइपोस्टैसिस, जिसको हमने अभी स्टडी किया। इसके कुछ हम फीचर्स देखने वाले हैं अब। डेवलप्स ऑन द इंडिपेंडेंट पार्ट, एब्सेंट व्हेन द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड मोर मार्क्ड इन एस्फेक्सियल डेथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको ज्यादा एस्फेक्सियल डेथ के अंदर देखने को मिलता है, और लेस मार्क इन द सीवियर हेमोरेज, एनीमिया एंड द हाइपोवोलेमिया। ओके, सो प्राइमरी लिविडिटी जो होती है फर्स्ट अपीयर इन हाइपोस्टैसिस एंड सेकेंडरी लिविडिटी अपीयर्स आफ्टर द बॉडी पोजीशन इज चेंज बिफोर फिक्सेशन। अब हमारे पास आता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाइपोस्टैसिस एंड कॉन्ट्यूशन। सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हाइपोस्टैसिस और कॉन्ट्यूशन में? कॉन्ट्यूशन मीन ब्रूज, लाइक कोई भी आपकी चोट वगैरह लग गई है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपने पता है कि हाइपोस्टैसिस जो होता है वो डेथ के बाद ही होता है, और जो ब्रूज है वो एंटीमार्टम इंजरी भी हो सकती है, मीन इंजरी के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपने देखा कि डिपेंडेंट पार्ट में दिखेगा, अगर आपने सुपाइन पोजीशन में लेटाया है तो बैक ऑफ द जो बैक है वहां पे देखने को मिलेगा, और जो ब्रूज है वो कहीं भी हो सकता है। ब्लड रिमेन्स इनसाइड वेसल। अब इसके अंदर क्या रहता है कि ब्लड मूव नहीं करता। ओके, तो ब्लड वेसल के अंदर वहीं की वहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड आपको टिश्यू में मिलता है। ठीक, तभी तो आपको रेडनेस मिलती है। यहाँ पे तो कंप्लीट ब्लड वेसल के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे टिश्यू के अंदर ब्लड मिलता है। यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग नहीं होती है, बट आपने पता है कि कोई भी इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है तो आपको स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ के मार्जिन जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं। देखो यहाँ पे मार्जिन जो है वेल डिफाइंड मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के मार्जिन हमारे पास इरेगुलर है। देखो यहाँ के मार्जिन आपको कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके इरेगुलर। ओके, मोर ब्लैच ऑन प्रेशर मीन प्रेस करने में स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, बट ये कोई भी फेड नहीं होता है। और नो वाइटल रिएक्शन, जो भी वाइटल रिएक्शन है वो एब्सेंट होते हैं, बट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक जो वाइटल ऑर्गन है उनके रिएक्शन होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्सेशन ऑफ हाइपोस्टैसिस। लिविडिटी बिकम फिक्स व्हेन द ब्लड कैन नॉट शिफ्ट आफ्टर चेंजिंग पोजीशन। लिविडिटी कब फिक्स हो जाती है? अगर बॉडी को उल्टा सीधा करो तो कलर भी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब वो 6 से 12 घंटे तक होने के बाद में ब्लड क्या है वो फिक्स हो जाता है और वो चेंज नहीं होता है। अब पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो भी वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लाइक इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, प्रेस द स्टेंट एरिया विद द थंब फॉर द 30 to 45 सेकेंड। अब आपने क्या करना है कि उसको एरिया को जो डॉक्टर है उस एरिया को प्रेस करता है
अगर कलर डिसअपियर हो गया तो मीन्स क्या होगा कि वो फिक्स नहीं हुई है, और अगर कलर सेम हो गया तो फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलते हैं। चेरी रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी से चेरी, कार्बन, सी से कार्बन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्राइट रेड इन द साइनाइड, ओके। ब्लूइश ग्रीन इन द हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्लूइश ग्रीन कहां देखने को मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। ब्राइट पिंक हाइपोथर्मिया, डार्क ब्राउन टू येलो इन द phosphorus, chocolate brown aniline nitrate phosphate poisoning, and black opium poisoning, okay. So next we have medico लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोस्टैसिस। अब हाइपोस्टैसिस की जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये डेथ को कंफर्म करता है, ये टाइम को बताता है, इंडिकेट करता है कि बॉडी की पोजीशन क्या थी आफ्टर डेथ, और आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी पॉइजनिंग से डेथ हुई है, और ये कंफ्यूजन मीन जो ब्रूस है उसके अंदर और पोस्टमार्टम स्टैंडिंग के अंदर डिफरेंशिएट भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल चेंजेस आफ्टर डेथ। सबसे पहले क्या होता है कि डेथ होती है, फिर प्राइमरी फ्लैसिडिटी देखने को मिलता है, फिर राइगर मोटस, और फिर आता है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्या होता है, मतलब जो इमीडिएटली आफ्टर डेथ आपको देखने को मिले, और इसके अंदर आपके क्या है, मसल्स जो होती है सॉफ्ट हो जाती है और रिलैक्स रहती है, ओके। सॉफ्ट हो जाएंगी, रिलैक्स रहेंगी, तो आईलिड्स भी आपको लूज देखने को मिलेंगी, जो है वो फॉल करेगा, और जॉइंट्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग अकर, और फ्लैटनिंग जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलती है, ओके। राइगर मोटिव्स जो है हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी के अंदर क्या होता है कि राइगर मोटिस पासेस ऑफ, जैसे ही राइगर मोटिस चला गया आपकी बॉडी से, उसके बाद में क्या होगा, मसल्स अगेन बिकम सॉफ्ट। अब राइगर मोटिस क्या था, स्टिफनेस था, लेकिन अब तो स्टिफनेस खत्म हो चुकी है, तो मसल्स फिर से क्या होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। और अकर्स ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड डिकम्पोजिशन, ये ऑटोलाइसिस मीन्स बॉडी का खुद का डिकम्पोजिशन हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो उस वजह से आपको सेकेंडरी फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है, ओके। अब हमारे पास पॉइंट आ गया राइगर मोटिस। राइगर मोटिस मीन्स द स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, ओके। तो पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ एटीपी, एटीपी डिप्लीशन के कारण जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज द राइगर मोटिस, ओके। तो क्या होता है, डेथ होती है, डेथ के बाद में एटीपी डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी पे काम कर ही नहीं रही है, एक्टिन मायोसिन जो है अटैच रहते हैं, और मसल जो होती है वो स्टिफ हो जाती है। अब एक्टिन मायोसिन जो थे, वो एक्टिन मायोसिन जो है मसल के साथ में अटैच रहेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कैल्शियम आएगा नहीं, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंड नहीं करेगी, तो मसल्स कैसे रहेंगी, स्टिफ रहेंगी। अब स्टिफ रहेंगी तो इसके अंदर अपीयरेंस आप सबसे पहले कहाँ दिखती है, आईलिड्स में, जॉज में, फेस, नेक, then we have the upper limb, then trunk, and then the lower limb. अब internal organ showing rigor mortis, जैसे कि हार्ट के अंदर मायोकार्डियम जो होता है फर्स्ट ऑर्गन होता है, जिसके अंदर कैन अकर विद इन द 30 मिनट्स टू 1 आवर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव क्यूटिस एंटेरिना। मैन राइगर के टाइम पे एरेक्टर पलाई मसल के अराइज होने की वजह से जो बॉडी के अंदर गूजबम्स देखने को मिलते हैं, वो होते हैं क्यूटिस एंटेरिना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका टाइम क्या होता है। तो जो हमारे पास राइगर मोटिस है वो 1 to 2 आवर के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसकी आईलिड्स के साथ में, कंप्लीट होता है 4 to 6 आवर में, और पास ऑफ मीन 18 आवर के बाद में ये पास ऑफ भी हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब 12 आवर के विद इन में। तो ये 12 आवर में डेवलप होगा, मीन्स 1 to 2 आवर में डेवलप होगा, परसिस्ट करेगा, और फिर ये पास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग राइगर मोटिस। अब बॉडी का बिल्डअप कैसा है, जैसा एल्गार मोटिस को अफेक्ट कर रहे थे, वही फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेचर ऑफ डेथ कैसी है, या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये हमारे पास बताता है कि साइन ऑफ डेथ क्या था, एस्टिमेशन क्या था टाइम का, पोजीशन क्या रही है, और बॉडी का मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो कंडीशन है जो राइगर मोटिस को मिमिक करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट स्टिफिंग, कूल स्टिफिंग और गैस स्टिफिंग भी राइगर मोटिस जैसा ही हमारी बॉडी के अंदर फील करा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैडेवेरिक स्पाज्म। तो कैडेवेरिक स्पाज्म जो है वो इंस्टेंटेनियस राइगर मोटिस है हमारे पास। कैडेवेरिक स्पाज्म के अंदर क्या होता है कि मसल रिमेन इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, नो प्राइमरी फ्लैसिडिटी। मीन्स प्राइमरी फ्लैसिडिटी, फ्लैसिड मतलब कि फैलना, फैलना मीन्स बॉडी का लूज होना, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैडेवेरिक स्पाज्म के अंदर बॉडी
डायरेक्ट स्टिफ हो जाती है, कैडेवरिक स्पाज्म में बॉडी डायरेक्ट स्टिफ हो जाती है। पहले हमने देखा था कि पहले आता है प्राइमरी फ्लैसिडिटी, उसके बाद में आता है राइगर मोर्टिस, फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। अब ये क्या होता है, कैडेवरिक स्पाज्म जो होता है स्पेशल टाइप होता है राइगर मोर्टिस का, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। सीन इन द वायलेंट डेथ, मतलब जैसे सुसाइड हुआ, गन शॉट इंजरी हुई, स्टैबिंग हुई, उसके अंदर कैडेवरिक स्पाज्म देखने को मिल सकता है। जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास पिस्टल, रीड्स और द केबल वायर फर्मली ग्रास्प। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसका मैकेनिज्म, कोई भी क्लियर मैकेनिज्म नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिप्लीशन ऑफ एटीपी आपको देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये हमें मैनर ऑफ डेथ बताता है। कैडेवरिक स्पाज्म क्या बताता है, मैनर ऑफ डेथ। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि कंडीशन स्टिमुलेटिंग राइगर मोर्टिस। अब जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या क्या है, हीट स्टिफिंग। हीट स्टिफिंग के अंदर क्या होता है, बॉडी एक्सपोज टू द टेम्परेचर मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब हीट स्टिफिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट स्टिफिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की कोगुलेशन की वजह से होती है। ये यहाँ पे हमारे पास बर्न या बर्न्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अब कोल्ड स्टिफिंग देखो, हीट स्टिफिंग क्या थी, और हीट स्टिफिंग, कोल्ड स्टिफिंग और जो गैस स्टिफिंग थी मिमिक करती है राइगर मोर्टिस को। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास हीट स्टिफिंग है ये प्रोटीन के कोगुलेशन की वजह से होती है, और जो कोल्ड स्टिफिंग है जो हमारे पास जो ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट एंड द साइनोवियल फ्लूइड। कोल्ड स्टिफिंग हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड और जो सबक्यूटेनियस फैट है उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से होती है, और जो गैस स्टिफिंग है वो हमारे पास डिकम्पोजिशन, गैस डिकम्पोजिशन इन जॉइंट की वजह से देखने को मिलती है। ओके, तो तीनों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। हीट स्टिफिंग था वो हमारे पास प्रोटीन की वजह से देखने को मिलती है, कोल्ड स्टिफिंग फ्लूइड्स की वजह से और फैट की वजह से, और गैस स्टिफिंग हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ द जॉइंट्स। उसके बाद में हमारे पास आता है कि राइगर मोर्टिस और कैडेवरिक स्पाज्म का डिफरेंस। देखो, मसल्स जो होती हैं राइगर मोर्टिस के अंदर सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, कैडेवरिक स्पाज्म में कुछ ही मसल्स होती हैं। मॉलिक्यूलर डेथ इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है, और बॉडी टेम्परेचर राइगर मोर्टिस के टाइम पे कोल्ड रहेगा, कैडेवरिक स्पाज्म में वार्म देखने को मिलता है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई नो रिस्पॉन्स, दोनों में रिस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि डेथ हो चुकी है। मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस के अंदर क्या होता है कि टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि राइगर मोर्टिस में आपके पास टाइम आपको एस्टिमेट मिल जाता है कितने टाइम पहले डेथ हुई थी, लेकिन कैडेवरिक स्पाज्म में क्या होता है, मोड और मैनर ऑफ डेथ हमें देखने को मिलता है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ एटीपी होता है, और इसके अंदर कोई भी एग्जैक्टली ऐसा कैडेवरिक स्पाज्म में नहीं देखने को मिलता है। अब बात करेंगे मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ कैडेवरिक स्पाज्म। अब मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस के अंदर हमारे पास जो मेडिको लीगल है वो सुसाइड मीन्स कौन सा वेपन यूज हुआ था, होमिसाइड मीन्स फोल्स मे बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द फोल्स सुसाइड मीन्स किसी ने बोल दिया हो कि किसी ने उसको मार दिया हो, फिर बोल दिया हो कि भाई इसने सुसाइड कर लिया, उसको बताने के लिए। असोल्ट को बताने के लिए, ड्राउनिंग और द इलेक्ट्रोक्यूशन। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी आपको पता है जब राइगर मोर्टिस खत्म हो जाता है ना उसके बाद में स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है फिर से। देखो, जब राइगर मोर्टिस चला गया उसके बाद में मसल्स जो फिर से लूज होना स्टार्ट हो गई वो होती है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। ये क्या होता है, ड्यू टू द लाइसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के लाइसिस की वजह से स्टार्ट होती है। ओके, देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है कि डेथ के बाद में बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, टूटने लग जाती है, डिकम्पोज होने लग जाती है। तो डिकम्पोजिशन के अंदर आपके पास दो चीज आती है, ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस में ऑटोलाइसिस या फिर एंजाइमेटिक ऑटो डाइजेशन, सेल्फ डाइजेशन ऑफ बॉडी टिश्यू बाय इट्स ओन एंजाइम। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, तो सेल्फ डाइजेशन होने लग जाता है बॉडी का खुद के एंजाइम्स की वजह से, वो होता है ऑटोलाइसिस। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी मीन्स एसेप्टिक प्रोसेस की वजह से होता है। स्टार्ट इन द ऑर्गन, जो कि ऑर्गन है वो किस किस के अंदर स्टार्ट होता है, जो कि रिच होते हैं एंजाइम के अंदर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक वॉल और द लीवर के अंदर। ओके, मैक्रेशन मींस डेड fetus in the uterus become soft due to the liquid enema एंड गैस्ट्रोमलेशिया। गैस्ट्रोमलेशिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑटोडाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द एनारोबिक बैक्टीरियल एक्टिविटी। एनारोबिक बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो होता है मींस ऑटोलाइसिस, ये तो खुद के एंजाइम्स की वजह से होता है, बट ये हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ये राइगर मोटिस के बाद में होना स्टार्ट होता है। ओके, इसके अंदर हमारे पास मेन जो एजेंट है वो हमारे पास लेसिथिनीज देखने को मिलता है, और जो कि ये जो बैक्टीरिया है, ये लेसिथिन हमारी बॉडी के ऊपर जो लेसिथिन होता है उसके अंदर जो
क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर इकोलाई है, वो लेसिथिनिन को एंजाइम को एक्टिवेट करके काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से अदर ऑर्गेनिज्म है, वही स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। प्रोटियोलाइटिक, ग्लाइकोलाइटिक और द लाइपोलाइटिक एक्शन देखने को मिलता है। प्रोटियोलाइटिक मतलब कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से बनते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि प्रोटीन टूटेंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो है CO2 प्लस वाटर के अंदर टूटेगा और लिपिड जो फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। इसलिए हमारे पास कुछ फाउल गैसेस भी स्मेल आती है जब बॉडी का प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सब देखने को मिलता है। अब हमारे पास आता है कि फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ग्रीनिश डिस्कलरेशन। ये हमारे पास तीन राइट इलियाइक फोसा, जो आपकी बॉडी का राइट इलियाइक फोसा है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन ड्यू टू द बैक्टीरिया इन द सीकम। जो सीकम है वो भी राइट इलियाइक फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से देखने को मिलता है 15 से 18 घंटे के अंदर। तो इफेक्ट ऑफ गैस फॉर्मेशन, गैस बनेगी तो बेड स्मेल आएगी, एब्डोमेन और फीसेस ब्लॉट्स देखने को मिलेंगे, आई बल्ज और टंग प्रोट्यूड्स, चौथी फ्लूइड फ्रॉम द माउथ एंड द नॉस्ट्रिल, स्किन वेसिकल्स एंड द स्किन डीग्लोइंग ऑफ द हैंड। मार्बलिंग, मार्बलिंग मतलब कि ये डीकम्पोजिशन का इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसमें वेन्स जो होती है हमारे पास वो ग्रीन ब्लैक दिखने लग जाती है मार्बलिंग के अंदर। मार्बल आप मार्बलिंग को आप मार्बल से समझेंगे, जहां पे आप ग्रीन और ब्लैक कलर का पत्थर इमेजिन करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू H2S जो हमारी सल्फी हीमोग्लोबिन है, सेल्फ मिथिन हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से होता है। ये अपीयर्स इन द 36 आवर फर्स्ट इन द शोल्डर स्लिंग और द ट्रंक। पोस्टमार्टम डिलीवरी मींस एक्सप्लोजन ऑफ द फीटस ड्यू टू द गैस प्रेशर। जो पोस्टमार्टम डिलीवरी है वो फीटस का एक्सप्लोड हो जाना, मतलब बॉडी से बाहर निकलना, एक्सप्लोज होना गैस की प्रेशर की वजह से 2 से 3 दिन डेथ के बाद में आपको देखने को मिलेगी। शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द क्रिमिनल अबॉर्शन, और इसको क्रिमिनल अबॉर्शन के साथ में इतना रिलेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट एंड द चेंजेस इन द डिकम्पोजिशन। डिस्कलरेशन आपको ग्रीनिश कलर का देखने को मिलेगा। डिस्टेंशन आपको एब्डोमेन फेस के अंदर देखने को मिलती है, सब कुछ स्वेल हो जाता है। डिस्चार्ज आपको पर्गिंग या फिर फीकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डी अटैचमेंट लाइक द स्किन और जो हेयर्स है वो काफी लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। डी ग्लोविंग, जो स्किन और हैंड की जो स्किन है, फीट की जो स्किन है वो पील ऑफ होने लग जाती है। डिग्रेडेशन, एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। डिस्कलरेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिगेटिव प्यूरिफिकेशन occurs in the 5 to 7 days after the death and lungs collapse, heart soft, liver clean, kidney intestine semi solid हो जाती है, ब्लैक मास बन जाती है। प्रोस्टेट और जो नॉन ग्रेविड यूट्रस है रेजिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑटोप्सी। सो ऑटोप्सी के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी हैव द scalpel and disposal blades and the toothed forceps, rib cutter, councilman rib shear, and we have the chisel and the skull breaker, green knife। ये सब चीजें आप एक आध एग्जाम्पल लर्न करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर आप उसके क्लोथ्स देखते हो। ओके, तो क्लोथ्स जो होते हैं वो लाइक टीयर्ड है या फिर उसके अंदर कोई भी बुलेट होल है या फिर लूज बटन है, ब्लड स्टेन्स है, ये सब चीजें आप अच्छे से एग्जामिन करते हो। बाद में आप उसका हाइट और वेट मेजर करते हो। जनरल डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका कौन सा कलर है, वो कौन सी जाति से है, उसका बिल्डअप कैसा है, कोई टैटू मार्क है कि नहीं है, कोई उसका एज, सेक्स और उसके जो अदर जनरल फीचर्स है आप सारे नोट करते हो। नेचुरल बॉडी ऑरिफाइस, जितने भी आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपके पास छेद प्रेजेंट है, लाइक जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, आपकी ईयर है, माउथ है, यूरेथ्रा, वेजाइना, इन सब के डिस्चार्ज है या फिर इनके कोई इंजरी प्रेजेंट है। ओके, तो ये सब चीजें आप उसकी जो ब्लड है, सलाइवा है, वॉमिटस है, उन सबको आप एग्जामिन करते हो और उनको नोट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन मतलब उसका कंजक्टिवा कैसा है, क्लैरा कैसा है, कोर्नियल ओपेसिटी कैसी है और आई ब्लैक है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, जो कि आप केमिकल थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। राइगल मोटिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑफ द इंजरीज। ओके, ये सारे पॉइंट्स हम इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि सारी चीजें आपको पता है और आपने पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द पोस्टमार्टम इंसिजन। अब पोस्टमार्टम इंसिजन के अंदर आपके पास एक आता है आई शेप। आई शेप क्या होता है, जहां पे आप आई शेप का ही इंसिजन लगाते हो, मींस मिड लाइन फ्रॉम द चिन, आप चिन से लेके प्यूबिस तक की कट लगाओगे, यह है आई इंसिजन, आई शेप।
और एक होता है आपके पास वाई शेप। वाई शेप में क्या करते हैं आप, वीवी स्टर्नम प्रोसेस से लेके दोनों साइड, आइडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट से लेके आप यूवी सिम्फाइसिस तक कट लगाओगे, दिस इज द वाई शेप। और मॉडिफाइड वाई मीन, मॉडिफाइड वाई आपको वाई है लेकिन वाई जैसा लगता नहीं, मतलब वाई बनाते हो लेकिन वाई जैसा लगता नहीं है। ये आप मेस्टोइड प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, जो आपकी मेस्टोइड प्रोसेस है वहां से स्टार्ट करोगे। उसके बाद में ये सुप्रास्टर्नल नोच से होते हुए, जो सुप्रास्टर्नल नोच है उससे होते हुए, सुप्रास्टर्नल नोच से होते हुए हमारे पास मिड लाइन टू द प्यूबिस तक ये मूव करता है। तो आई शेप, वाई शेप एंड द मॉडिफाइड वाई शेप। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना होता है, चेस्ट और एब्डोमेन को एग्जामिन करना होता है। चेस्ट के अंदर हम उसकी जो रिब्स है और जो उसकी स्टर्नम है, कोस्टल कार्टिलेज है, उन सबको एग्जामिन करते हैं, उसकी प्लूरल कैविटी को एग्जामिन करते हैं, हर्ट को एग्जामिन करते हैं। बट एब्डोमेन के अंदर हम उसकी जो लीवर, स्प्लीन, स्टमक है, ये सब ऑर्गन्स को हम एग्जामिन करते हैं। अब देखो ऑर्गन रिमूवल के कुछ मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यू के लिए हम इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट पहले हमारे पास आता है विर्चोस मेथड। विर्चो के अंदर क्या होता है कि विर्चो आप ऐसे इमेजिन करो, ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने के लिए। विर्चो के अंदर क्या होता है, ऑर्गन को वन बाय वन रिमूव करेंगे। एक विर्चो नाम का आदमी था जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता था, सॉरी ऑर्गन को रिमूव करता था, लेकिन एक एक करके करता था। उसे लगता था मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एन मासे, मतलब बहुत सारे मास के अंदर, मतलब न्यूक्लियस मेथड। मतलब एन मासे मतलब कि सारे साथ में उसने रिमूव कर लिया ऑर्गन्स को, ऑल ऑर्गन्स रिमूव टुगेदर। एन ब्लॉक मीन ज्ञान्स मेथड होता है ये। ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप ही तो होता है, तो ग्रुप होता है ना, तो आपने क्या करना है, ग्रुप में के अंदर ऑर्गन्स को रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लॉकिंग्स मेथड, इसके अंदर हम इन सीटू डाइसेक्शन, मतलब कोई भी रिमूव नहीं करते हैं, वहीं वहीं पे हम इसको जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है, डाइसेक्शन करना होता है, वो वहीं पे ही उसी बॉडी के अंदर हम कर लेते हैं। ओके, तो ये इंडिया के अंदर मॉडिफाइड विर्चुअस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक डाइसेक्शन। अब आपने जब नेक का डाइसेक्शन करना है तो लास्ट स्ट्रक्चर टू बी डाइसेक्ट इन द एस्फेक्सियल डेथ। अब एस्फेक्सियल डेथ के अंदर ये लास्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको डाइसेक्ट किया जाता है। इसके अंदर हम वाइसेप इंसिजन लगाते हैं। वाइसेप आपको पता ही है कहां से स्टार्ट होता है, जीसी स्टर्नम प्रोसेस से लेकर नीचे प्यूबिस सिम्फाइसिस तक। फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम, उसको जो थायराइड कार्टिलेज है, हाइड्रोइड बोन है, इन सबको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द विसरा। अब प्रिजर्वेशन मींस अगर पॉइजनिंग का डाउट है तो विसरा प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो पॉइजनिंग का केस हुआ, ड्रग अब्यूज का केस हुआ, या फिर एनाफाइलेटिक डेथ है, एडवांस डिकम्पोजिशन है, तो उसके अंदर कैसे प्रिजर्व करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, जो कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा कॉमन है। फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो सॉल्ट सॉल्यूशन रेक्टिफाइड स्पिरिट भी आप यूज कर सकते हो, बेस्ट प्रिजर्वेटिव है ये, बट नॉट यूज इन एल्कोहलिक पॉइजनिंग के अंदर, क्योंकि एल्कोहल स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट के अंदर तो कुछ अमाउंट ऑफ एल्कोहल होता है, तो दोनों का डिसोल्यूशन हो जाता है, रिएक्ट कर जाती है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो फॉर द ब्लड एंड द यूरिन प्रिजर्वेशन के लिए। यूरिन एनालिसिस के लिए आप थाइमोल या फिर सोडियम फ्लोराइड ऐड करेंगे। फॉर्मेलिन इज नॉट यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ विक्रा, फॉर्मेलिन को हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव एक्सह्यूमिनेशन मीन डेथ हो चुकी है और आपने बॉडी को बरी कर दिया है, उसके बाद में उसे डिग करके वापस निकालना। ये हमारे पास सीआरपीसी 176 के अंदर इंक्लूड होता है। लो फुल डिगिंग ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फॉर फ्रॉम द ग्रेव मीन्स ग्रेव से बॉडी को दोबारा निकालना। भाई क्यों निकाला जाता है, क्या पर्पज है, आइडेंटिफाई करना, उसकी जो आइडेंटिटी है उसे कंफर्म करने के लिए। होमिसाइड मीन्स उसके होमिसाइड केसेस मतलब कोई डाउटफुल डेथ है, या फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट, और पॉइजनिंग केस, या फिर डाउटफुल ऑटोप्सी, मतलब उसकी ऑटोप्सी सही से हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। भाई तुम कैसे निकाल सकते हो इसको, जब आप रिटर्न ऑर्डर लेके आओगे मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में आपने ये काम करना है, या फिर वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए पुलिस और मेडिकल ऑफिसर। और टाइमिंग टेस्ट क्या होता है, मॉर्निंग टू अवॉइड सनलाइट। अब ये मॉर्निंग का ही टाइम ज्यादा प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थोटा। थोटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ये अमेंड हुआ था 2011 के अंदर। ये एक्ट ऑर्गन डोनेशन को रेगुलेट करता है, मींस टू रेगुलेट रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी, टू रेगुलेट रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एंड टू प्रिवेंट कमर्शियल डीलिंग मीन्स इलीगल ऑर्गन जो ट्रेड है उसे रोकता है, इथिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इंश्योर करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास
ब्रेन स्टेम डेथ, अगर सारे फंक्शंस चल रही हैं बट ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। माइनर के अंदर पर्सन बिलो 18 ईयर्स और नियर रिलेटिव मीन्स उसका जो स्पाउस है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो सब इसे परमिशन दे सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा? ट्रांसप्लांटेशन ग्राफ्टिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू फ्रॉम द लिविंग और द डिसीज पर्सन टू द अनदर पर्सन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब जो नॉर्मल पर्सन था उसका ऑर्गन किसी और के अंदर फिट करना। डोनर कैन ऑथराइज ऑर्गन डोनेशन बिफोर डेथ। अब 18 प्लस का डोनर है तो बता सकता है कि भाई मतलब कुछ जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज ने बोला है कि मेरे ये ऑर्गन्स डोनेट करने, तो वैसे डोनर बता सकता है। कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेन डेथ 4 डॉक्टर कंफर्म करेंगे। कौन कौन? ब्रेन डेथ को ट्रीटिंग फिजिशियन जो उसका इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल का इंचार्ज, न्यूरोलॉजिस्ट और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डॉक्टर। अब इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं? नो ऑर्गन शेल बी रिमूव फ्रॉम द माइनर और द मेंटली चैलेंज पर्सन बिफोर हिज डेथ। कोई भी ऑर्गन, कोई भी माइनर है या फिर जो मेंटली चैलेंज पर्सन है उसके अंदर से डेथ से पहले हम नहीं निकाल सकते हैं। ऑर्गन को हम डोनर से उसके डेथ के बाद में ही निकाल सकते हैं, वो भी उसके नियर रिलेटिव के बोलने के बाद में। फॉर नॉन नियर रिलेटिव प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑथराइजेशन कमिटी इज रिक्वायर्ड। मीन्स जो नॉन नियर रिलेटिव वहां पे है, मीन्स उसका जो ब्रदर सिस्टर है, हस्बैंड वाइफ वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो ऑथराइजेशन कमिटी है उसका अप्रूवल हमारे पास चाहिए होता है। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया कि आपने बिना पूछे ऑर्गन को निकाल लिया तो आपने क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, ऑफेंसेस और पनिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं? रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन विदाउट परमिशन, आपको 10 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है 20 लाख तक का, या फिर ह्यूमन टिश्यू का रिमूवल किया तो 3 साल की जेल पर 5 लाख तक का फाइन। और कमर्शियल डीलिंग के लिए आपके पास 5 से 10 साल की जेल हो सकती है और 20 लाख से 1 CR तक का फाइन भी हो सकता है। अगर आपने इलीगल ट्रैफिकिंग की, डीलिंग की ह्यूमन टिश्यू या फिर ऑर्गन की, तो वो 1 से 3 साल की जेल, फाइन और 5 से 25 लाख तक का आपको फाइन देने हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो चीजें रह गई थी, दैट इज द प्यूट्रिफिकेशन के जो पॉइंट था कि प्यूट्रिफिकेशन को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, मॉइस्चर, क्लोथिंग, कंडीशन और कॉज ऑफ डेथ। अब हमारे पास आता है कैस्पर डेक्टम मीन्स एनवायरमेंट एंड टाइम। एयर 1, वाटर 2 टाइम्स स्लोअर और डीप यूरिन के अंदर 8 टाइम्स स्लोअर। ओके, एनवायरमेंट कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द मॉडिफिकेशंस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। जो हमारे लेट साइन ऑफ डेथ थे उसके अंदर एडिपोसेरे मींस एडिपोसेरे के अंदर क्या होता है? एडिपोज लाइक मतलब जो वेक्स लाइक अपीयरेंस होने लग जाती है, ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है प्यूट्रिफिकेशन का। इसके अंदर अगर कंडीशन जो है वार्म है, क्लाइमेट ह्यूमिड है, तो ये सब चीजें इसको ज्यादा प्रभावित करती है। मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फैट प्लस में वाटर जो है वो फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल के अंदर चेंज होते हुए मिलेगा। मेन कंपोनेंट यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? फ्रेश, लेटर, फ्रेश मतलब कि मोइस्ट, सॉफ्ट, व्हाइट ग्रेइश देखने को मिल सकता है। बाद में डार्क या फिर ब्रिटल येलो भी देखने को मिल सकता है और रेंटेड अमोनिया लाइक स्मेल भी देखने को मिल सकती है। फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड बर्न विद द फेंट येलो फ्लेम। साइड्स हमारे पास क्या होती है? ब्रेस्ट, चीक्स, फेस, एब्डोमेन, बटक्स और द लिम्स, वहां पे एडिपोसर आपको ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे फैट ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, टाइम क्या हो सकता है? विद इन 3 डेज के स्टार्ट हो सकता है, फिर 1 साल तक भी चल सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन, कोज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ एंड द प्लेस ऑफ डिस्पोजल। मम्मीफिकेशन जो आता है ये क्या होता है? ड्राइड स्टेट होती है बॉडी की, जिसके अंदर बॉडी का पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका है। उसके बाद में ये देखो ये एडिपोसेरे है, ये मम्मीफिकेशन है। तो अपीयरेंस आपकी थिन, संकन और ड्राई लेदरी आपको देखने को मिल सकती है। कंडीशंस हॉट क्लाइमेट, ड्राई एनवायरनमेंट, डेजर्ट एंड द सैंडी सॉइल। टाइम 3 महीने से 1 साल तक का लग सकता है। आइडेंटिफिकेशन मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर आइडेंटिफिकेशन, इंजरी, टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डिस्पोजल आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी, अब ऑटोप्सी के अंदर हमारे पास टाइप्स। ओके, सो सबसे पहले होती है ऑटोप्सी, क्या होती है? पैथोलॉजिकल, मेडिको लीगल और द एनाटॉमिकल। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? डन इन द नेचुरल डेथ टू अ सर्टेन एग्जैक्ट कोज। पैथोलॉजिकल मीन्स जो आपकी किस डिजीज से बीमारी हुई है, किस डिजीज से सॉरी डेथ हुई है, उसका पता लगाने के लिए हम पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है और यहाँ पे नियर रिलेटिव का कंसेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिको लीगल या फिर फोरेंसिक मीन्स अगर कोई अननेचुरल डेथ है, पता ही नहीं चल रहा है उसका कोज क्या है, मैनर क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट होना चाहिए, कंसेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। एनाटॉमिकल ऑटोप्सी
स्टूडेंट्स जो आप अपनी एनाटॉमी लैब में करते हैं वो होती है टीचिंग पर्पज के लिए जो बनाई गई है। रूल ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी, रूल क्या होते हैं? एवरी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो कर सकता है, कोई भी फीस नहीं होती इसकी, और जो हमारे पास परमिशन ऑथराइजेशन है वो पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी, टू आइडेंटिफाई कोज एंड द मैनर ऑफ डेथ, टू आइडेंटिफाई डिसीज्ड इफ अननोन, और इंजरी क्या थी, टाइम ऑफ डेथ क्या है, एविडेंस जो कलेक्ट किए गए हैं वो उसको प्रूव करने के लिए कि कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, और डॉक्यूमेंट इंजरी और द लैक ऑफ देम, टू डॉक्यूमेंट इंजरी और लैक ऑफ देम, टू डिड्यूस हाउ इंजरी हैव अकर्ड, मींस इंजरी कैसे हुई थी, और नेचुरल डेथ है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने स्टडी करी थैलेंटोलॉजी में।